कल भी फरोग नसीम साहब ने कुछ बातें खुलकर की, कुछ वो वापस अपने दिल में ही राज रख के बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हैं इस मामले में कौन कसूरवार? देखिए, सब एक दूसरे के ऊपर मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि फलां ने ये किया था, फलां का इनिशिएटिव था। मेरे ख्याल से ये तमाम लोग इस बात पे कन्विंस थे कि फाइज ईसा के खिलाफ, जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाना है। मुझे नहीं पता ये केस की मेरिट से कन्विंस थे या नहीं थे, लेकिन वो ये जरूर चाहते थे कि रेफरेंस जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ बनाया जाए। उसमें शहजाद अकबर साहब भी थे, उसमें उस वक्त के लॉ मिनिस्टर फरूक नसीम साहब भी थे, उसमें वजीर आजम इमरान खान भी थे। ये सारे चाहते थे कि केस बने। तो अब वो एक दूसरे पे मलबा डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फरूक नसीम साहब ने तो जो माइनॉरिटी जजमेंट आया था उसमें भी वो समझते थे कि उनका मौकिफ दुरुस्त साबित हो गया है, तो वो भी कन्विंस थे इस बात पर। अब बक स्टॉप्स एट इमरान खान, वो वजीर आजम थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलीम साफी साहब, तो उन पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आती है। अगर ये इनिशिएटिव लॉ मिनिस्टर का था भी, तब भी रेफरेंस भेजने वाले, अप्रूव करने वाले वजीर आजम और कैबिनेट थे, और फिर सदर ने आगे रेफरेंस भेजा। लॉ मिनिस्टर की कोई बदनीयती होती तो वो आगे रोका जा सकता था। लेकिन क्या पाकिस्तान के हालात में हम ये कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे इमरान खान ही जिम्मेदार है? क्योंकि यहाँ पे हम जो तमाम लोग बैठे हुए हैं 4 साल तक तो ये कहते रहे कि इमरान खान कठपुतली है, इमरान खान तो जो है अपने तौर पे फैसले नहीं कर सकते। तो उस वक्त उन कठपुतलियों को जो चला रहा था, जिम्मेदारी उन पर भी आती है। फिर अब ये फरूक नसीम साहब का केस जरा समझे तो आगे बात आपको समझ आएगी, क्योंकि कल शाहजेब ने भी बहुत बार सवाल किया कि किसी का दबाव था। फरूक नसीम साहब कह रहे हैं छोड़े इस बात को, फाइज ईसा केस के अलावा किसी और पे बात करें। इसलिए समझने की जरूरत है कि डॉक्टर फरूक नसीम साहब सेनेटर हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, लेकिन क्या वो एमक्यूएम पाकिस्तान के कोटा पे लॉ मिनिस्टर बने? बिल्कुल नहीं बने। एमक्यूएम उनको डिसोन करती रही। क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोटा पे वजीर बने? बिल्कुल नहीं बने। उनका ताल्लुक ही नहीं था तहरीक इंसाफ से। तहरीक इंसाफ की तो ख्वाहिश होती है अपना लॉ मिनिस्टर बनाए, चाहे वो बाबर अमान बनते या फवाद चौधरी की ख्वाहिश हो, किसी की भी हो, लेकिन वो नहीं बनाते। तो इसका मतलब उनका नाम प्रपोज कहीं और से किया गया था। अब वो जो कहीं और है, बेसिकली उनको भी फाइज ईसा साहब से प्रॉब्लम थे, ढकी छुपी बात नहीं है। आप देख ले जो टीएलपी का धरना था रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2017-18 में, उसके बाद जो जजमेंट आई थी गाजी फाइज ईसा की, उसको पीटीआई ने भी उस वक्त चैलेंज किया था, उसको एजेंसीज ने भी उस वक्त चैलेंज किया था। तो उसको चैलेंज किया गया था उस वक्त, तो उनको भी तकलीफ थी फाइज ईसा साहब से, उनको भी परेशानी थी। वजीर इमरान खान की उस वक्त अपनी परेशानी थी कि जब केयर टेकर सेटअप होगा 2023 में, तो उस वक्त चीफ जस्टिस जो है, एक मिनट सुनिएगा, उस वक्त चीफ जस्टिस जो है वो काजी फाइज ईसा होंगे, तो इमरान खान की अपनी परेशानी थी। अच्छा, ये अभी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलीम साफी साहब के कोई रेजिस्टेंस उस वक्त लॉ मिनिस्टर ने शो नहीं की, बल्कि लॉ मिनिस्टर ने रेजिस्टेंस नहीं शो की, उन्होंने इस्तीफा दिया बतौर लॉ मिनिस्टर, और उन्होंने फेडरेशन की तरफ से केस लड़ा है, फाइज ईसा केस, मतलब फेडरेशन की तरफ से उनके खिलाफ केस लड़ा है। और ये दूसरा मौका था। पहली मर्तबा डॉक्टर फरूक नसीम ने इस्तीफा दिया था बतौर लॉ मिनिस्टर जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था, और दूसरा ये मामला फाइज ईसा वाला था। अब मेरे ख्याल से आज वो बरी-उज़्मा नहीं हो सकते, सारे सब समझदार हैं, अब किसी और के ऊपर इल्जाम लगा के क्या है, तो इस पे सबकी जिम्मेदारी आती है, दूसरे पे नहीं डाल